ओके बच्चे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले जो आर्टिकल सॉल्व करेंगे वो है फोर्स लॉ सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और इस आर्टिकल में हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड का। और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हमने सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड डिराइव करना है। तो एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसका काफ़ी पोर्शन, इसका काफ़ी कंसेप्ट आपने पहले सुन लिया हुआ है। तो देखो, जब भी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है और उसको अपनी पोजीशन से ऐसे लिटरली डिस्प्लेस कर दिया, सपोज सिंपल पेंडुलम ही है, ये उसका बॉब हैंग किया हुआ है, ये मीन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस करके उसे यहाँ पर भेज दिया एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी तो उसके अंदर बॉडी को अपनी पोजीशन रिस्टोर करवाने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स से वापस वो अपनी मेन पोजीशन पे आएगी, फिर जाएगी वो एक्सट्रीम एंड पे। तो सपोज करो कि किसी भी इंस्टेंट पे, सपोज ये पॉइंट है O और बॉडी डिस्प्लेस होके P पॉइंट पे चली गई, वहाँ पे उसने डिस्टेंस कवर किया y, और जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो हम उसे नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बॉडी ने O से P तक गई और डिस्प्लेसमेंट उसकी जो है वो y है SHM मोशन में। तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी इन SHM इज गिवन बाय F इज इक्वल टू माइनस के बाय वेयर के इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। ये भी हम पहले पढ़ के आए हुए हैं। तो ये जो फोर्स है के जो है ये है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, और इसे बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। और नेक्स्ट चेक करो, जो एक्सेलरेशन है बॉडी की इस मोशन में, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ड्यूरिंग SHM, इसका एक्सप्रेशन भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है F वो m इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और दिस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। तो m एज इट इज, a जो है वो एक्सेलरेशन है इसलिए उसे मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। इसकी वैल्यू यहाँ से इसमें पुट कर रहे हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर वाई, ये f के इक्वल हो गया। एक f है के वाई और एक f था एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो बाय इक्वेटिंग 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन फोर्स के हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या निकाल रहे हैं, माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो माइनस से माइनस कैंसल, यहाँ से हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू वाई भी वाई से कैंसल, तो के बाय ओमेगा स्क्वायर ये वाली टर्म के बाय एम, सो वाई से वाई मैंने कैंसिल कर दिया। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। ठीक है, अब मैंने ओमेगा क्यों निकाला, इसका क्या पर्पज़ है निकालने का, क्योंकि मैं जो आर्टिकल सॉल्व कर रही हूँ उसमें मैं टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकाल रही हूँ, और सबको पता है टाइम पीरियड क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई एज इट इज, ओमेगा डिनोमिनेटर में है तो k का फैक्टर चला जाएगा डिनोमिनेटर में और m आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो बन गया 2 पाई m बाय k। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, ये जो m होता है इस m को बोलते हैं इनर्शिया फैक्टर, या 5th यूनिट में पढ़ेंगे इनर्शिया क्या है और वो m से कैसे सिग्निफाई होता है। और k तो सबको पता है स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो k को स्प्रिंग फैक्टर बोलते हैं, स्प्रिंग फैक्टर। तो टाइम पीरियड को हम कैसे लिखते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू इनर्शिया फैक्टर डिवाइडेड बाय स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर को मैथमेटिकली m से रिप्रेजेंट करते हैं और स्प्रिंग फैक्टर को k से। अगर टाइम पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी तो मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्प्रिंग फैक्टर k बाय m, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर, तो ये है टाइम पीरियड की वैल्यू। अब इसकी हेल्प से हम नेक्स्ट आर्टिकल सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम। अब वो चेक कीजिए, सिंपल पेंडुलम ये आप घर पे भी बना सकते हैं। सिंपल एक बॉल को एक थ्रेड के साथ सस्पेंड कर दो और एक रिजिड बॉडी के साथ उसको ज्वाइन कर दो स्टैंड के साथ, और ताकि वो फ्रीली ऑसिलेट कर सके। तो ऐसी अरेंजमेंट को बोलते हैं सिंपल
पेंडुलम। और ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन को अंडरस्टैंड करने की। तो आइडियल कंडीशन में सिंपल पेंडुलम क्या है कि कोई भी बॉब या फिर कोई भी बॉडी, अगर देखो एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ हैवी पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब होता है उसका जो मास है वो कम हो एज कंपेयर टू द डिस्टेंस। जैसे ये एक मैंने रिजिड सपोर्ट ले लिया, हार्ड सा सपोर्ट ले लिया, और इससे एक थ्रेड के साथ हैवी बॉब को या पॉइंट मास, इसका साइज छोटा है एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास को या मेटालिक बॉब को हमने सस्पेंड कर दिया एक रिजिड सपोर्ट के साथ, और ये जो बांधने की चीज़ है ये इनएक्सटेंसिबल है, मतलब खींचे ना, इनएक्सटेंसिबल हो, और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल ये जो स्ट्रिंग है वैसा हो, और ये जो बॉडी है ये फ्रीली ऑसिलेट कर सके मीन पोजीशन से। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। अब मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट कर रही हूँ, लिसन टू मी केयरफुली। आइडियल सिंपल पेंडुलम की क्या कंडीशन है कि इट कंसिस्टेड दिस हैवी पॉइंट मास विच इज सस्पेंडेड बाय, इसको सस्पेंड कर दिया है बाय एन वेटलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम दिस rigid support and it is free to oscillate, then it is called simple pendulum। बट जो आइडियल सिंपल पेंडुलम है ना वो हम अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक्चुअल प्रैक्टिस में वेटलेस स्ट्रिंग कहाँ से लाएंगे, स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ वेट तो होता ही है। तो ये बॉब को लेके और उसको पॉइंट मास हम एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि वो हैवी होता है, और उसको ऐसे स्टैंड के साथ टाई अप कर देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में भी है। तो इस बॉडी को हम सिंपल पेंडुलम का पर्पस मतलब इससे पूरा कर लेते हैं कि बॉब को एक धागे से बांध देते हैं, क्योंकि जो थ्रेड है उसका वेट कम होता है। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे हम सिंपल पेंडुलम की तरह ले लेते हैं, बट एक्चुअल में आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं अचीव हो सकता। तो नेक्स्ट देखो, जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा ऐसे, सपोज ये बॉब यहाँ पे गया, इस पे कौन कौन से कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं, बॉब यहाँ पर है, तो फर्स्ट उसका वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो mg को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा और एक उसका इधर बनेगा। सपोज ये जब बॉब इधर गया उसका जो एंगल बन रहा है वो है थीटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये और ये भी एंगल थीटा होगा, तो थीटा के साथ वाला mg का कॉस का कंपोनेंट और इधर आएगा mg का साइन कंपोनेंट। क्योंकि स्ट्रिंग यहाँ से बंधा हुआ है तो जो इसमें टेंशन फोर्स लगेगी वो ऊपर को लगेगी, ठीक है। तो इसमें अब मैं रिपीट कर रही हूँ कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं। जब बॉब, ये मेटालिक बॉब अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके पी पॉइंट पे जाएगा, ये है उसकी मीन पोजीशन, यहाँ पर चला गया और वो स्मॉल एंगल बना रहा है थीटा, तो उस पर कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं। नंबर 1 उसका वेट mg ऑफ द बॉब विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और रिजॉल्व कर दिया हमने एक जो सेकंड कंपोनेंट है, पहले वो बताती हूँ। टेंशन लग रही है, टेंशन T, वो कहाँ पे लग रही है, एक्टिंग अलोंग, सपोज दिस पॉइंट इज P और ये सस्पेंशन का पॉइंट S, तो टेंशन P से S को लग रही है क्योंकि यहाँ से ये थ्रेड बंधा हुआ है। नाउ रिजॉल्व mg इनटू टू कंपोनेंट्स, तो रिजॉल्व कर रहे हैं। नंबर 1 कंपोनेंट कौन सा है, mg cos थीटा का कंपोनेंट, यहाँ से यहाँ तक सपोज दिस पॉइंट इज A, तो mg cos थीटा P टू A लग रहा है। mg cos थीटा इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड अलोंग PA, और एक कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो सपोज दिस पॉइंट इज B, इट इज एक्टिंग अलोंग PB। mg sin थीटा acting along PB and it is directed towards mean position। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट इक्वल एंड ऑपोजिट है तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या बनेगी, T ऊपर को लग रहा है और mg cos थीटा नीचे को लग रहा है, सो T इज इक्वल टू mg cos थीटा। क्लियर सबको, ओके बच्चे। तो जो कंपोनेंट है mg sin थीटा,
वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स लगती है। तो एम जी साइन थीटा की वजह से ही जो पॉइंट मास है वो अपनी पोजीशन को रीस्टोर करता है। तो इस कंपोनेंट को एम जी साइन थीटा को हम बोलेंगे इट विल प्रोवाइड रीस्टोरिंग टॉर्क या रीस्टोरिंग फोर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इससे होगा क्या, जब रीस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क लगेगा, जो बॉब है अपनी पोजीशन पे ओ पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो ऐसे लिख रहे हैं इसको, रीस्टोरिंग टॉर्क या टाउ से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, या रीस्टोरिंग फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, माइनस एम जी साइन थीटा। और अगर मैं इसको टॉर्क लिखूंगी तो मैं लिखूंगी इंटू एल, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इंटू एल। तो फोर्स हो गया रीस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा, साथ में आ गया एल। तो रीस्टोरिंग टॉर्क, फोर्स की जगह मैं टॉर्क यूज कर रही हूँ, रीस्टोरिंग टॉर्क इज माइनस एम जी साइन थीटा इंटू एल। इसे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एम जी एल साइन थीटा। अगर बच्चे एंगल स्मॉल हो, ये वाला जो एंगल है थीटा, ये बहुत स्मॉल हो, तो साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले लेते हैं। ऐसा कैसे होता है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा कैन बी ट्रीटेड एज थीटा। आप ना कभी कैलकुलेटर से चेक करना, जब थीटा 10 डिग्री से लेस लेते हैं ना, सपोज हमने 5 डिग्री लिया, तो 5 डिग्री पे रेडियंस में जो थीटा होगा ना, वो अप्रॉक्सीमेटली 0.087 होता है, ठीक है। और अब इसका साइन थीटा कैलकुलेटर से चेक करना, तो जब आप इसका साइन थीटा देखेंगे ना, वो भी आएगा 0.087। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर एंगल लेस देन 10 डिग्री होता है ना, तो उस डिग्रीज को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे और फिर साइन को भी 5 डिग्री पुट करोगे, तो दोनों आंसर सेम आएंगे। तो इसलिए हम साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले लेते हैं, या टेंजेंट थीटा को अप्रॉक्सीमेटली थीटा ले लेते हैं इफ एंगल इज लेस देन 10 डिग्री, स्मॉल हो जब। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, टाउ इज इक्वल टू माइनस एम जी एल, साइन थीटा को थीटा लिख दिया। एक बच्चे जो टाउ होता है रीस्टोरिंग टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, क्योंकि इसकी वजह से ही बॉब अपनी पोजीशन रीगेन कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन मैंने ऊपर लिखी है, एक ये कंडीशन है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड दिस टाउ विल ब्रिंग द बॉब बैक टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो अगर बॉब को हम फ्रीली छोड़ दें तो वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो एग्जीक्यूट करेगा। उस केस में टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। तो यहाँ से अब हम इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। जो स्प्रिंग फैक्टर है, स्प्रिंग फैक्टर के होता है, वो है mgl, और इनर्शिया फैक्टर mgl। इनर्शिया फैक्टर वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr² होता है। वहां से r की जगह हम यूज करेंगे l। अब मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा रही हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई। एक है इनर्शिया फैक्टर, ये अभी मैंने आपको पिछले आर्टिकल में डिराइव कराया है। दूसरा है स्प्रिंग फैक्टर, तो T इज इक्वल टू 2 पाई। जो इनर्शिया फैक्टर है वो ये है, सिंपल पेंडुलम के केस में ml², और ये जो स्प्रिंग फैक्टर है वो है k इज इक्वल टू mgl। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, m से m कैंसिल, तो 2 पाई L बाय G। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। मैं स्टेप रिपीट कर रही हूँ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर है। जो स्प्रिंग फैक्टर है वो मैंने कैसे निकाला, ये टॉर्क था, एक था mgl ये वाला, और एक ये, तो दोनों टॉर्क को जब हम कंपेयर कर देंगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, टॉर्क का ये वाला स्टेप इज इक्वल टू के थीटा, इन दोनों को कंपेयर करो, के की वैल्यू क्या आएगी mgl। तो ये के कौन सा फैक्टर था, स्प्रिंग फैक्टर। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया, ये वाला स्प्रिंग फैक्टर की जगह mgl पुट कर दिया, जिसे मैंने डिराइव करवाया है यहाँ से, ये टर्म से, k इज इक्वल टू mgl, ठीक है। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, इनर्शिया फैक्टर,
ये देखिए, ये स्टेप लिखा है इनर्शिया फैक्टर का। इनर्शिया फैक्टर मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉब, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml²। ये हम 5th यूनिट में पढ़ेंगे, ml² फॉर्मूला। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट टोटली 5th यूनिट का है। तो ये मैंने यहाँ पुट करके टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लिया। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला फॉर अ सिंपल पेंडुलम कम्स आउट टू बी 2π√L/g। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि टाइम पीरियड डिपेंड करता है डायरेक्टली ऑन लेंथ, मतलब जितनी पेंडुलम की लेंथ को बढ़ा देंगे उतना टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। और मोर इम्पॉर्टेंट, इस टाइम पीरियड में कहीं भी मास इंक्लूड नहीं है। मास नहीं इंक्लूड, इसका मतलब टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ बॉब। बॉब जितना मर्जी हैवी ले लो या कम वेट का ले लो, तो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड नहीं करता। एक फैक्टर कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g, ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इस टाइम पीरियड को उठा के मून पे ले जाएं, मून पे ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से चेंज हो जाती है, 1/6 है मून की ग्रेविटी एज कम्पेयर टू अर्थ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी वहाँ पे रिड्यूस हो गई, तो अगर जी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज, टाइम वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर किसी और प्लैनेट पे इस सिंपल पेंडुलम को उठा के ले जाएंगे तो उसके टाइम पीरियड पे इफेक्ट आएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप 6th यूनिट में मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है, जब हम माइंस में लेके जाते हैं या किसी हाइट पे ले जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जी की वैल्यू वहाँ पे चेंज हो जाती है, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा हिल्स पे और माइंस में भी। तो पेंडुलम की जो क्लॉक है वहाँ पे स्लो रन करेगी। टाइम पीरियड इंक्रीज कब होगा? जब पेंडुलम स्लो रन करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो हमने यहाँ से निकाला है। ऐसे ही अगर जी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसी के बेसिस पे एक टर्म है लेंथ के बेसिस पे सेकंड पेंडुलम। ये वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड वाइब्रेशन का 2 सेकेंड है, मतलब 2 सेकंड में अपनी एक वाइब्रेशन पूरी करता है, तो उस पेंडुलम को बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, वो सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज 2 सेकंड, उससे बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। इसका मतलब क्या है कि इनका जो बॉब है ना वो ऑसिलेट करता है और मीन पोजिशन पे पहुंचता है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड। मतलब इधर से गया मीन पे आया 1 सेकेंड, फिर इधर गया मीन पे आया 1 सेकेंड, तो पूरा टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड का। तो 2 सेकेंड इसका टाइम है। अब देखो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से लेंथ कितनी होगी अगर हमें टाइम पीरियड 2 सेकेंड बनाना है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g, टाइम बनाना है उसका 2 सेकेंड वाइब्रेशन का, लेंथ निकालनी पड़ेगी क्योंकि जी तो फिक्स है। तो कितनी लेंथ रखी जाए कि टाइम पीरियड बन जाए 2 सेकेंड? इसे सॉल्व करते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 4π² L by 9.8, रूट यहाँ पे बैलेंस हो गया, सो L by solving this comes out to be, यहाँ से आएगा अप्रॉक्सीमेटली 100 आता है, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता, अप्रॉक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो अगर हमें सेकंड पेंडुलम बनाना है तो पेंडुलम की लेंथ को 100 सेंटीमीटर रखेंगे, तो उसका जो वाइब्रेशन का टाइम है यहाँ तक पहुँचेगा 1 सेकेंड में, फिर यहाँ तक पहुँचेगा 1 सेकेंड में, पूरी ऑसिलेशन का टाइम हो गया 2 सेकेंड। क्लियर? देखो बच्चे, स्क्रीन पे जो वॉच दिख रही है उसका जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, क्योंकि ये 1 सेकेंड में अपनी वाइब्रेशन पूरी कर रहा है। और अगर इसके टाइम पीरियड को 2 सेकेंड बनाना हो तो इसकी